ओके गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं कल के क्लास में सीमेन क्या होता है, सीमेन का डेफिनेशन क्या होता है वो मैंने क्लियर किया, और सीमेन का कंपोजिशन के बाद हमने ये पढ़ाया कि नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स किसे कहते हैं या क्वाइटस किसे कहते हैं, कॉपुलेशन किसे कहते हैं। कॉपुलेशन कह लो, सेक्सुअल इंटरकोर्स कह दो या क्वाइटस, तीनों लगभग एक ही चीज है। और उसके बारे में मैंने बताया कि पेनिस कैसे इरेक्ट होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनिस कैसे लूज हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। बॉडी के अगल बगल का जो ब्लड है वो रश करता है पेनिस की तरफ, और ड्यू टू हाइड्रोलिक प्रेशर वो क्या होता है, पेनिस काफी टाइट हो जाता है। और जब इजेकुलेट हो जाता है ऑर्गेज्म होने के बाद, जैसे ही इजेकुलेट हो जाता है यानी पेनिस से सीमेन बाहर आ जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसके बाद क्या होता है कि पेनिस लूज हो जाता है क्योंकि आर्टेरियोल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पेनिस में जितने भी ब्लड रश किए थे वो पेनिस से ब्लड सब बाहर चले जाते हैं, जितने एक्स्ट्रा आए थे, और पेनिस लूज हो जाते हैं। ऑर्गेज्म क्या है ये मैंने बताया था कि जस्ट बिफोर द इजेकुलेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल फील अ वेरी प्लेजरेबल मोमेंट, एक आनंददायक पल उससे महसूस होता है और उसी चीज को हम लोग ऑर्गेज्म कहते हैं, ये भी मैंने बताया। सीमेन का कंपोजिशन क्या क्या था, उसका पीएच कितना होता है मैंने वो बताया। आज मैं ये बता दूं कि WHO में क्या क्राइटेरिया है नॉर्मल सीमेन किसे कहते हैं। अगर कोई मेल ये कह रहा है कि मैं फर्टाइल हूं, कोई मेल कह रहा है कि मैं फर्टाइल हूं एंड जस्ट आई कैन प्रोड्यूस द चाइल्ड, तो उसके लिए WHO ने क्या नॉर्मल क्राइटेरिया दिया, सीमेन का काउंट कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बस आज मैं वही पढ़ने जा रहा हूं। जनाब, मैंने कल बताया था आपको कि एक इजेकुलेशन में जो पेनिस से बाहर निकलता है सीमेन वो कितना होता है, तो उसका एग्जैक्ट कितना ml निकलता है, मैं वो जस्ट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कि कितने ml सीमेन बाहर आते हैं। 6 से 10 ml के बीच में आ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं जितना भी ml सीमेन आवे एक इजेकुलेशन में, उसमें क्या होता है, टोटल स्पर्म काउंट 200 to 300 मिलियन होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं एक इजेकुलेशन में, जितना भी सीमेन निकलता हो। तो आज हम WHO क्राइटेरिया क्या है कि 1 ml सीमेन में, 1 ml सीमेन में कितना होना चाहिए स्पर्म का काउंट, 15 से 20 मिलियन वैरी करता है, 15 से 20 मिलियन स्पर्म होना चाहिए। कितना में, अगर 1 ml जितना सीमेन बाहर आया पेनिस से उसका 1 ml सीमेन ले लिया जाए, तो उस 1 ml सीमेन में कितना स्पर्म होना चाहिए, 15 से 20 मिलियन स्पर्म होना चाहिए। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में अगर वो अपने को ये कह रहा है कि वो फर्टाइल है और वो बच्चा पैदा कर रहा है, यानी अगर मोटा मोटी म्यू कह दे ले मेरे की तरह, कोई मर्द कहता है कि मैं बच्चा पैदा कर सकता हूं, तो एक मर्द को बच्चा पैदा करने के लिए मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके 1 ml सीमेन में इतना मिनिमम स्पर्म होना चाहिए। अगर अधिक है तो और बढ़िया। चलिए, अगला क्राइटेरिया है कि जितने भी सीमेन होते हैं 1 ml में, जितने भी स्पर्म होते हैं 1 ml में, उसका मिनिमम 60% स्पर्म मस्ट हैव 60% sperm must have normal morphology. नॉर्मल मॉर्फोलॉजी यानी उसका मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म का शकल सूरत होना चाहिए। एक नॉर्मल मॉर्फोलॉजी स्पर्म का कैसा होता मैंने अभी नहीं पढ़ाया, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे उसके हेड होते हैं, है ना बेटे, कैसे उसके हेड होते हैं, कैसे उसके नेक होते हैं, कैसे उसके मिडिल पीस होते हैं, कैसे उसके टेल्स होते हैं, ये सब चीज हम लोग बताएंगे, ये अभी बताए नहीं है। तो एक नॉर्मल स्पर्म का मॉर्फोलॉजी कैसा होता है
वो सारा चीज होना चाहिए, टेल हो, मिडिल पीस हो, नेक हो, हेड हो, ये सारा चीज। तो मिनिमम ऐसा ना हो कि हेड हो तो टेल नहीं, टेल हो तो और पार्ट नहीं, ऐसा नहीं करके सब कुछ होना चाहिए। तो 60% स्पर्म के पास नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होना चाहिए। अगर 60% से ज्यादा के पास नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है तो और बढ़िया, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और एक और भी है कि 40% ऑफ sperm, 40% of sperm must have vigorous motility, यानी vigorous माने अत्यधिक, मोटिलिटी माने चलना। यानी स्पर्म कैसे चलता है, अपनी पूंछ को बहुत तेजी से हिलाता है, एकदम तेजी से, बहुत तेजी से, और तब आगे बढ़ता है। vigorous मोटिलिटी, तेजी से बढ़ता है। मित्रों, वैसा ही मोटिलिटी होना चाहिए मिनिमम 40% स्पर्म के पास। 1 ml में जितने स्पर्म है उसका 40% के पास अत्यधिक मोटिलिटी होनी चाहिए, vigorous, जबरदस्त। अगर 40% से कम स्पर्म के पास ऐसी मोटिलिटी है तो उसको नॉर्मल सीमेन नहीं कहा जाता है, नॉर्मल स्पर्म नहीं कहा जाता है। वो बाप नहीं भी बन सकता है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं भी हो सकती है। तो मित्रों, जब इनफर्टिलिटी का केस आता है तो इनफर्टिलिटी के केस में प्रायः क्या होता है, औरतों का ही चेक होता है प्रायः शुरुआती दौर में। लेकिन जब देखा जाता है कि एक लेडी का ना तो यूट्रस में गड़बड़ी है, ना यूट्रस के लोअर पार्ट में सर्विक्स में गड़बड़ी है, ना फेलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी है, फेलोपियन ट्यूब भी मतलब ओपन है, ओवा भी बन रहा है, ओवम से ओवम अंदर भी जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी जा रहा है, पर कोई गड़बड़ी नहीं है फीमेल के अंदर, तब कहा जाता है चलो मेल में देखा जाए। तो जब मेल के सीमेन का जब जांच किया गया, टेस्ट किया गया, तब पता चला बहुत गड़बड़ है। ओनली 10% स्पर्म्स हैव vigorous motility, 10% के पास vigorous motility है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरीके से एक नॉर्मल सीमेन, नॉर्मल स्पर्म कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। तो ये WHO कहना है कि नॉर्मल सीमेन के पास क्या क्या क्राइटेरिया हो, तो ये सब क्राइटेरिया हो। ठीक है बेटे, तो ये आपको याद हो गया कि 1 ml सीमेन में 15 से 20 मिलियन स्पर्म होना चाहिए, और टोटल स्पर्म का 60% स्पर्म के पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होना चाहिए, यानी हेड हो, नेक हो, मिडिल पीस हो, टेल होना चाहिए, ये सब पार्ट्स होने चाहिए। और मिनिमम 40% स्पर्म के पास vigorous मोटिलिटी होनी चाहिए। ऑल दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द सीमेन। तो यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, कभी भी क्वेश्चन नीट का अराइज हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का यहाँ से उठ सकता है। सो आप ध्यान रखें। अगला बेटे, अब मेरे पास बच क्या 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 देखिए, पढ़ाने को देखिए क्या क्या बच गया पढ़ाने को देखिए। accessory male glands, diagram of sperm, hormonal aspects या hormonal regulation of male reproductive system, और चौथा पार्ट disorder of male reproductive system। इतने चीज बच गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए। जितने चीज बच गए मैं 1 बाय 1 करके कर देता हूँ। क्या हो रहा है, हवाई नहीं आ रहा, जो खोल रहे वो खोल दिया, में बहुत परेशानी होती है।
चलिए अब मैं शुरू करने जा रहा हूं ये एक्सेसरी मेल ग्लैंड्स। एक्सेसरी मेल ग्लैंड। एक्सेसरी मेल ग्लैंड से बेटे कौन कौन से होते हैं? इट कंसिस्ट, ये आप लोगों को पहले से याद भी है, इट कंसिस्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल, और इसको हम लोग एसडी भी कहते हैं, शॉर्ट में कह सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसका दूसरा नाम क्या है? कॉपर्स ग्लैंड। फिगर सबको याद है? कितनी दफा मैं पढ़ा चुका हूं, कितनी दफा जब से मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्ट किया हूं, एटलीस्ट ये सब का फिगर और ये बताया हूं कम से कम 15 से 20 बार। ये सारा चीज मित्रों अब आपको याद हो जाना चाहिए। ये सब मिला के कितने होते हैं? 2, एक लेफ्ट एक राइट। याद आया कुछ? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे वाले हिस्से में एक लेफ्ट एक राइट क्या होते हैं? सेमिनल वेसाइकल्स। प्रोस्टेट कहां होते हैं? अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है और दिस इज द यूरेथ्रा, तो यहां पर यूरिनरी ब्लैडर के निचले हिस्से में और यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर वाले हिस्से को कोई रैप किए हुए, ऐसे लपेटे हुए, घेरे हुए है, उसी का नाम क्या था? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कितने होते हैं? 1। ये कितने होते हैं? 1। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितने होते हैं? 2, एक लेफ्ट एक राइट। और वो कहां खुलते हैं? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में खुलते हैं। कुछ याद आया? ये सब तो ये दो और ये कितने होते हैं? 1। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल कहां होते हैं वो तो मैंने बता दिया। अब ये सिक्रेट क्या करते हैं? इट्स सिक्रीशन contains following constituents। यानी सेमिनल वेसाइकल से जो भी चीज निकलता है, जो सिक्रीट होता है, जो फ्लूइड निकलता है सेमिनल वेसाइकल से, उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे? तो उसमें क्या करेंगे बेटे? इट सिक्रीट्स its secretion contains following constituents। पहला बेटे देखिए क्या है, इसमें रहेगा फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्यों है? फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए फ्रक्टोज है। फॉर न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म जो है उसके न्यूट्रिशन के लिए क्या है? फ्रक्टोज। यानी फ्रक्टोज प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। और ये कहां से निकलते बेटे? सेमिनल वेसाइकल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द VBI नीट के लिए। मित्रों ये बहुत सारे जितने सारे पॉइंट्स मैं अभी बताने जा रहा हूं, सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। एकदम माइंड मेकअप करके रहिएगा, सारी बात एकदम दिमाग में बिठा रखिएगा। दूसरा बेटा क्या निकलता है यहां से? यहां पर निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है बेटे, प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये हार्मोन क्या करता है? माइक्रो मूवमेंट्स, यानी वो जो यूटेरस का जो बीच वाला दीवार होता है, यानी यूटेरस का दीवार में 3 लेयर, वॉल ऑफ यूटेरस हैविंग 3 लेयर्स। कौन कौन बेटे? पेरीमेट्रियम बाहर वाले, मायोमेट्रियम मिडिल वाले, और अंदर वाले
कितनी बार मैं बता चुका हूं ये चीज, सॉरी, और उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर क्या है, ओवरी, यहाँ क्या होते हैं ओवरी, बेटे ये क्या है डिजाइना, और ये क्या है, ये पूरा पूरा क्या है यूट्राइन। और मैं इसी जगह बताया था, कितनी बार मैं बता चुका हूं। और ये क्या है, ये ब्लैक वाला अगर कहा जाए, ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। आगे पढ़ोगे बेटे फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में चर्चा होगी, और कितनी बार चर्चा कर चुका हूं। ये हुआ पेरीमेट्रियम, अंदर वाला देखो लाल वाला, ये क्या है इंडोमेट्रियम, ये क्या है इंडोमेट्रियम, सब इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। और ये बीच वाला जो है बेटे ऐसे ऐसे वाला, ये बीच वाला क्या है, ये मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स का बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है, मसल्स है, मांसपेशियां है। तो इसी के बाद बताऊंगा, जब यहाँ पर बेबी हो जाता है, फुल्ली टर्म का बेबी बन जाता है, फिटस बन जाता है, फिटस, तो जब बर्थ होता है तो कैसे बर्थ होता है, यही मसल्स, यही मायोमेट्रियम ऑक्सीटोसिन के कारण कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेबी एक्सपांस लाता है बाहर, डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द फिटस। इसी मसल के कॉन्ट्रैक्शन का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, बच्चे बाहर हो जाते हैं, सर्विक्स होते हुए, वजाना होते हुए बच्चे बाहर, नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा है, ये हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, सीमेन में पाए जाते हैं, जो पेनिस से वजाना में गया सीमेन, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये कहां से निकलता है, सेमिनल साइकिल से, और आगे थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा सा प्रोस्टेट से भी निकलता है। ये क्या करता है, माइक्रो मूवमेंट इन यूटेराइन वॉल, यूट्रस के दीवार में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, वाइब्रेशन टाइप, ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके मूवमेंट करता है, स्लाइट मूवमेंट होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मायोमेट्रियम, जिसके कारण क्या होता है, यहां जो स्पर्म आया, ये सारे स्पर्म थे, इजेक्यूलेशन के बाद ये वेजाइना, और ये स्पर्म यहां से आया, ऐसे जा रहा है, अपनी मोटिलिटी कारण ऐसे करके जा रहा है, इंडोमेट्रियम पर चढ़ के जा रहा है। लेकिन जब इसके दीवार वाइब्रेट करते हैं ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन, जब इसके दीवार वाइब्रेट करते हैं, क्यों, प्रोस्टाग्लैंडिन ने मायोमेट्रियम को, यूट्रस के मिडिल लेयर को थोड़ा थोड़ा कॉन्टैक्ट करवा रहा है। उससे क्या होता है, इसको एक सहायता मिल गया, और ये तेजी से स्पर्म कहां पहुंच गया, अपने सपनों की राजकुमारी के पास। सपनों की राजकुमारी एम्पुला कहां बैठती है, एम्पुला। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब में आगे पढ़ाऊंगा कि फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। ये एम्पुला है जो सबसे डायलेटेड पार्ट है। वैसे ही मैंने कितनी दफा बताया है, जो डायलेटेड पोर्शन होता है ना, जो सबसे चौड़ा पोर्शन होता है ना, उसे एम्पुला का नाम दिया जाता है। तो एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के पास ओवम बैठी है, और वहां पर स्पर्म को जाना है, तो अपनी मूवमेंट के कारण जा रहा है। साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या सहायता किया, प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण थोड़ा सा मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, वाइब्रेशन टाइप का पैदा हुआ, और इस वाइब्रेशन की वजह से स्पर्म तेजी से यहाँ पहुंच पाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक टेबल ले लो, टेबल, और उस टेबल पर एक बॉल रख दो, बॉल, और वो बॉल स्थिर है, स्टैटिक, और आप क्या करो, टेबल के एक किनारे में जोर जोर से मुक्का मारना है, तो क्या होगा, टेबल में कंपन पैदा होगा, वाइब्रेशन पैदा होगा। तुम देख रहा हो, उस वाइब्रेशन के कारण जो बॉल स्टैटिक था, रुका हुआ था, उसमें मूवमेंट आ गया, गति आ गई है, और वो बॉल चलने लगा। धीरे 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 करते 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 एक किनारे से दूसरे किनारे नीचे गिर जाएगा, ये मूवमेंट होगा। तो आपने देखा, टेबल में वाइब्रेशन हुआ तो बॉल चलने लगा, तो एक उसमें फोर्स आने लगा। तो उसी तरह से यहाँ भी वाइब्रेशन की वजह से स्पर्म को एक सहायता मिलता है मूवमेंट में, और बहुत जल्दी पहुंच जाता है ओवम के पास। तो मित्रों, ये था प्रोस्टाग्लैंडिन का काम। थर्ड का काम न्यूट्रिशन देना, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम माइक्रो मूवमेंट्स इन द वॉल ऑफ यूट्राइन
चलिए तीसरा बेटे, तीसरा है क्लॉटिंग फैक्टर। तीसरा है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर, वाह, सीमेंट में क्लॉटिंग फैक्टर होता है। जब सीमेंट पेनिस से बाहर आता है, जब सीमेंट पेनिस से बाहर आता है तो सीमेंट क्लॉट कर जाता है। क्लॉट, मित्रों ये क्लॉट क्यों करता है? ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर, ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर। और ये क्लॉटिंग फैक्टर आया कहां से सीमेंट में? आप तो जानते हो कि सीमेंट का कंपोजिशन क्या है? इट इज द कलेक्शंस ऑफ सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, सिक्रीशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सिक्रीशंस ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड एंड स्पर्म ऑफ टेस्टिस। इतने चीजों के मिलने से बना है। लेकिन अभी तक आपको यह नहीं पता कि क्लॉटिंग फैक्टर जिसके कारण सीमेंट जम गया, क्लॉट कर गया, वो आया कहां से? आज के बाद आप समझ गए सर ये कहीं और से नहीं बल्कि एसवी यानी सेमिनल वेसिकल्स आता है। फ्रक्टोज कहां से आया? यहां से आया। जहां तक प्रोस्टाग्लैंडिन का सवाल है, थोड़ा यहां से भी आया और थोड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड से भी निकलता हुआ मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट बातें बताऊंगा। पूरे सीमेंट का ये कितना परसेंट ये निकालता है? पूरे सीमेंट में इसकी कितना, इसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 60%। 60% ऑफ टोटल सीमेंट, 60% ऑफ टोटल सीमेंट सेमिनल वेसिकल्स कंट्रीब्यूट करता है। अगला बेटा, ये जो फ्लूइड निकलता है सेमिनल वेसिकल से, जो फ्लूइड निकला, ये फ्लूइड कैसा होता है बेटे? अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर का होता है क्योंकि इसका पीएच 7.4 होता है। इसका पीएच कितना होता है? 7.4। अल्कलाइन नेचर का होता है। इसका मकसद क्या है? क्योंकि यूरिन क्या होते हैं, पेशाब क्या होता है, वो स्लाइटली एसिडिक होता है। 7 से उसका पीएच थोड़ा कम होता है, स्लाइटली एसिडिक है। और जब यूरिन यूरेथ्रा से क्रॉस करता है, यूरिन जब पेनिस के यूरेथ्रा से जब क्रॉस किया तो वहां पर क्या किया? माहौल को क्या बना दिया? एसिडिक बना दिया। और कोई भी जानता है कि एसिड वाले एरिया से बच जाओ, जल जाओगे, एसिड में जल जाओगे तो तुम बोलोगे सर अधिक एसिडिक तो नहीं है, कम है। ठीक है, कम ही है, अधिक नहीं जलाएगा लेकिन कुछ तो जलाएगा, कुछ तो हानि करेगा। तो इससे अच्छा है कि इस एसिडिक माहौल को खत्म कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो ये जो अल्कलाइन नेचर है सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस का, वो क्या करता है? वो जब यूरेथ्रा से क्रॉस करता है सीमेंट, तो एज ए बॉडीगार्ड, सीमेंट का बॉडीगार्ड के रूप में ये क्या करता है? अल्कलाइन फ्लूइड क्या करता है? माहौल को न्यूट्रलाइज करते हुए जाता है। अगर ये पेनिस है, ये पेनिस है, ऐसे करके यूरेथ्रा है, तो इसको जो है माहौल को अच्छा बनाते गया और तब जाकर के उस रास्ते से स्पर्म सही सलामत फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंचता है, वजाइना तक पहुंचता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। वाह, तो आपने समझ गया 60% आप समझ गए, पीएच आप समझ गए, नेचर आप समझ गए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स सभी के काम भी समझ गए। तो इस तरह से एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसका एक पार्ट फिनिश हुआ। नाउ द सेकंड पार्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने बताया कहां पर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, देखा भी था। प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या निकालता है बेटे? इट सीक्रेट्स मिल्क टाइप का होता है, उजला टाइप से होता है। इट सीक्रेट्स मिल्की फ्लूइड, थोड़ा उजला टाइप से लिए रहता है, मिल्क की तरह होता है, मिल्की फ्लूइड निकालता है और जो स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या बात करते हैं? हाँ, तो घबराओ मत। ये कितना है? टोटल सीमेंट का 25% निकालता है। इट सीक्रेट्स मिल्की फ्लूइड व्हिच इज स्लाइटली एसिडिक। यानी इसके पीएच कितने होते हैं बेटे? पीएच कितने होते हैं? लगभग 6.5 का। स्लाइटली एसिडिक है। तो हुआ यूं कि चूंकि ये तो मात्र 25% ही पूरे सीमेंट का है, 60% पूरे सीमेंट का कौन है?
वो तो बनाता है तुमको सेमिनल वेसाइकल्स। तो अल्कलाइन फ्लूइड अधिक है, एसिडिक कम है, तो ये तो भाई डाइल्यूट हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। इट अकाउंट्स फॉर इसके इट अकाउंट्स फॉर only 25% of टोटल सीमेंट। टोटल सीमेंट का 25% इसके द्वारा बनता है बेटे, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा। और दूसरी बात, इसमें कौन कौन चीज है, यानी इट्स फ्लूइड, यानी प्रोस्टेटिक ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है वो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रखता है। इस फ्लूइड कंटेंट्स फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। चलिए पहला कौन, इसमें क्या क्या रहता है, साइट्रेट। इसमें क्या होता है, साइट्रेट। प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकलता है फिर उसमें क्या क्या होता है, साइट्रेट। साइट्रेट काम क्या है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है कौन, साइट्रेट। साइट्रेट। तुम कहोगे सर फ्रक्टोज ने दे रहा था, अरे बेवकूफ, फ्रक्टोज भी दे रहा था, वो दे रहा था सेमिनल वेसाइकल, फ्रक्टोज दिया, उसका भी काम था न्यूट्रिशन देना। प्रोस्टेट ने साइट्रेट निकाला, साइट्रेट का भी काम है न्यूट्रिशन देना। क्या सिर्फ चावल ही खाते हो, चावल आपको न्यूट्रिशन देता है और रोटी आपको न्यूट्रिशन नहीं देता है, जलेबी आपको न्यूट्रिशन नहीं देता है, पेड़ा आपको न्यूट्रिशन नहीं देता है। तो किसी ने पेड़ा दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने फल दिया, वही बात है। प्रोस्टेट ने साइट्रेट दिया स्पर्म के लिए, खा खा बेटे खा। किसी ने फ्रक्टोज दिया, फेमस कौन क्वेश्चन है, फ्रक्टोज। आप ये भी याद कर लो, साइट्रेट। तो और प्रोस्टेट क्या दिया, एक तो बस हर साल की भांति बेटे, ये भी वही दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन। हर साल की भांति इस साल भी, और बोला करते बेटे हर साल की भांति, हर बार की भांति और हर जगह की भांति ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन दिया। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम तो आप जानते हो, हार्मोन ने क्या किया, तो माइक्रो मूवमेंट इन द वॉल ऑफ यूटेरस। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इस तीन में कहा जाए तो यही बहुत, क्या, सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स रख। कौन कौन एंजाइम, लाइक एसिड फॉस्फेटेज, याद कर लो, एसिड फॉस्फेटेज। मैं इसी पे एडजस्ट कर देता हूं, एमाइलेज, पेप्सिनोजेन, ये सभी तरह के तीन महत्वपूर्ण एंजाइम है जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड में पाए जाते हैं। याद कर लिया, एसिड फॉस्फेटेज, एमाइलेज, पेप्सिनोजेन। नाउ तो इस तरह से आपने क्या देखा, प्रोस्टेट। और ये मात्र टोटल सीमेंट का 25% निकाला। इसके फ्लूइड में क्या क्या थे बेटे, इसके फ्लूइड में था प्रोस्टाग्लैंडिन, साइट्रेट और इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लाइक एसिड फॉस्फेटेज, पेप्सिनोजेन, एमाइलेज। और ये स्लाइटली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, इसके pH 6.5 होते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड कितने होते हैं संख्या में, एक। चलो बेटे, और तीसरा और लास्ट क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जहां तक फिगर का सवाल है मैं बहुत बार दिखा चुका हूं, बहुत बता चुका हूं, इसलिए मैं टाइम लैप्स नहीं कर रहा हूं, उसको दिखाऊं। ये कितने होते हैं बेटे, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं इसे। इट इज 2 इन नंबर, इट इज 2 इन नंबर। और इससे क्या करता है, इट सीक्रेट्स, ये भी जो निकालता है बेटे, ये भी अल्कलाइन फ्लूइड होता है। इट सीक्रेट्स अल्कलाइन फ्लूइड, ये भी अल्कलाइन फ्लूइड निकालता है। और इसके सिक्रेशंस में क्या होता है पता है, इट्स सिक्रेशन कंटेंट्स, इट्स सिक्रेशन कंटेंट्स म्यूकस, म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस को स्लिपरी बनाता है, ताकि पेनिस स्लिप करे या ना, और सेक्सुअल इंटरकोर्स फैसिलिटेट हो, आसानी से हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई घर्षण ना हो। और ये म्यूकस क्या करता है, इट लुब्रिकेट्स, इट लुब्रिकेट्स द पेनिस,
पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस मींस सेक्सुअल कॉपुलेशन, ये तो मैं बता चुका हूं। तो इस तरीके से बेटे आपने देखा बल्बो-इरेक्टल ग्लैंड का काम, और इसको छोड़कर दो और ग्लैंड थे, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट, दोनों का काम देखा, दोनों के सिक्रेशंस देखे। इस तरीके से एक्सेसरी ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हुआ। अभी तक आज के सेशन में मैंने अभी पढ़ाया WHO क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल सीमेन। नॉर्मल सीमेन कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कोई आदमी अपने आप को अगर कहता है कि मैं फर्टाइल हूं तो उसके सीमेन कैसे होने चाहिए, वो मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन होते हैं मैंने उसको डील किया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ, सीमेन, सीमेन का डायग्राम, सॉरी सीमेन नहीं, सॉरी स्पर्म का डायग्राम, डायग्राम ऑफ स्पर्म। मैं फाइनल डायग्राम नहीं बनाऊंगा, वो बाद में बनाऊंगा। यस, फाइनल डायग्राम से पहले मैं आपको मोटा मोटी बनाऊंगा। अभी उस डायग्राम पर वो बनाना नहीं है आप लोगों को, बस वैसे ही रफ स्केच कर रहा हूं, बता देता हूं, उसके बाद में फाइनल डायग्राम पर, ताकि समझ में अच्छा आए। देखो अभी हम सबसे अभी हम गंदा डायग्राम बनाने जा रहे हैं। स्पर्म होता क्या है एक्चुअली, पहला सबसे पहले ये जान लो कि स्पर्म के पास होते क्या है। अगर एक स्पर्म है तो उसके पास क्या होता है, स्पर्म हैज हेड, बेटे हेड होते हैं, और हेड के पास दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं एक्रोजोम, हेड के दो पार्ट होते हैं, एक्रोजोम और दूसरा होता है न्यूक्लियस। ये होता है एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर मोस्ट पार्ट। एंटीरियर मोस्ट का हिंदी क्या हुआ, सबसे आगे। हेड के सबसे आगे वाले पार्ट को एक्रोजोम कहते हैं, और हेड के पोस्टीरियर पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। ये लार्ज होता है और ये वेरी स्मॉल होता है, बैग लाइक, ये लार्ज होता है, मैं बताऊंगा अभी। दूसरा, स्पर्म के पास हेड हुआ, हेड के भी दो पार्ट हुए, और हेड के पास क्या होता है, छोटा सा नेक, और नेक के बाद क्या होता है, मिडिल पीस, मिडिल पीस, और मिडिल पीस के बाद लास्ट में क्या होते हैं, टेल। और मैं आपको बता दूं कि टेल के दो पार्ट होते हैं, स्पर्म के जो टेल होते हैं, टेल के दो पार्ट होते हैं, और टेल के दो पार्ट में देखिए, एक को बोलते हैं मेन पीस और एक होता है इंड पीस। पहले इतनी बात याद कर लो, हेड नेक मिडिल पीस, हेड नेक मिडिल पीस या मिडिल पार्ट एंड टेल। टेल के दो पार्ट, मेन इंड और मेन पीस और इंड पीस। हेड के दो पार्ट, एक्रोजोम, एक्रोजोम बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, और ये न्यूक्लियस। चलिए अब हम आपको एक गंदा सा फोटो बनाते हैं, रफ स्केच डायग्राम का, और मैं फाइनली फिर बनाऊंगा। अभी क्या है कि देखो ऐसा होता है कुछ, और उसके बाद बेटे यहाँ क्या होता है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी मैं जस्ट रफ स्केच कर रहा हूं, दिस इज द मिडिल पीस, दिस इज द मिडिल पीस, और मिडिल पीस के बाद ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द टेल, आप देखिएगा कि यहां पर क्या होते हैं, सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल यहां और एक सेंट्रियोल यहां होता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल नेक है, ये नेक है, छोटा सा नेक है। इस नेक में होता है एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल, और इस डिस्टल सेंट्रियोल से क्या निकलता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये फिलामेंट,
और ये फिलामेंट स्ट्रक्चर ऐसे करके बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, थोड़ा पतला होता गया पतला होता गया और ऐसे निकल। मित्रों अभी जो निकला इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंड पीस कहते हैं। और यहां से लेकर यहां तक इसको बोलते हैं मेन पीस, इसको बोलते हैं मेन पीस। मेन पीस और एंड पीस मिल गया तो क्या बन गया, टेल। क्या बन गया, टेल। ये क्या है, मिडिल पीस। ये क्या है, मिडिल पीस। और उसके बाद ये एक्सेल फिलामेंट है। और ये क्या है बेटे, इसका नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और इसका नाम है डिस्टल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल से क्या निकल रहा है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, देख रहे हो, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आगे जा रहा है और धीरे धीरे ये पतला होता चला गया और ऐसे निकल गया। अब देखिए क्या होता है,